नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के विला में। पूरे दिन जिंदल विला में बिताने के बाद आखिर शाम को हर्षवर्धन खुद अनाया को पिकअप करने आया। हर्षवर्धन अपने ऑफिस के काम से गया हुआ था। उसने बहुत सारे मीटिंग पेंडिंग रखे हुए थे। हालांकि उसके डेट के वापस आने की वजह से उसके ऊपर इतना ज्यादा बोझ नहीं था। ज्यादातर काम उसके डेट देख लेते थे, लेकिन कई सारे काम ऐसे भी थे जो उसे खुद देखते थे। यहाँ तक कि उसके अंडरवर्ल्ड के भी कुछ काम थे जिसके लिए उसे जाना था। लेकिन पहले वह अनाया को पिक करने के लिए जिंदल विला आया था। जिंदल विला में किसी का भी दिल नहीं कर रहा था अनाया को वहां से भेजने का। पहले भी अनाया बहुत मुश्किल से वहां आई थी। दूसरा, अनाया के होने की वजह से जिंदल विला में चहल पहल रहती थी। वहां पर हर कोई मस्ती मजाक करता रहता था, लेकिन अनाया के जाने की बात सुनकर हर कोई उदास हो गया। ऊपर से वह प्रेग्नेंट है। उन लोगों ने कई सारे बहाने बताए कि अनाया को ख्याल रखने की जरूरत है। हर्षवर्धन के विला पर वह अकेली हो जाएगी, वहां पर कोई उसका ख्याल नहीं रखेगा, इसीलिए उसे जिंदल विला में ही रहना चाहिए। यहाँ तक कि उसकी एक मामी ने तो ये भी बहाना बताया कि उसे यहाँ रहना चाहिए, यहाँ पर वह ज्यादा खुश रहेगी तो बच्चा भी खुशमिजाज पैदा होगा। कई सारे ऐसे उटपटांग बहाने बनाने के बाद भी अनाया ने जाने के लिए जिद की, तो कोई भी उसकी बात नहीं टाल सकता था। लेकिन वह लोग ऐसे ही उसे जाने नहीं देने वाले थे। ज्ञान तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार हो गया। वह कुछ वक्त तक अनाया के साथ रहना चाहता था। अनाया ने भी मना नहीं किया, क्योंकि ज्ञान की वजह से हर वक्त उसके आसपास का माहौल काफी खुशमिजाज रहता था। जाना तो परिवार के बाकी के लोग भी थे, लेकिन यह अच्छा नहीं लगता कि पूरा परिवार हर्षवर्धन के घर पर डेरा डाल दे। इसीलिए उन सब ने अनाया से प्रॉमिस लिया कि वह कुछ दिन में वापस यहाँ पर आएगी और उन सब के साथ वक्त बिताएगी, तभी वह उसे जाने देंगे। अनाया ने भी प्रॉमिस कर दिया। फिर भी हर्षद, आकाश और रेशमा ने उन्हें छोड़ने आने के लिए जिद की। इसीलिए ना चाहते हुए भी वह सब के सब अनाया के साथ गए। जैसे ही वह ब्लू हिल के एरिया में पहुंचे, अनाया को घर की याद आने लगी। भले ही वह दुनिया भर में घूमती थी, उसने कई सारे मुकाम हासिल किए थे, लेकिन जब से वह हर्षवर्धन के साथ रही थी, ब्लू हिल का विला उनका घर बन चुका था। वहां पर उसे अपनापन सा महसूस होता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वहां पर उसकी और हर्षवर्धन की हर याद मौजूद है। उसे अंदर से खुशी महसूस होती थी कि वह दोनों एक साथ थे। यही वजह थी कि इस विला का माहौल उसे पसंद था। यहाँ पर उसे अपनापन सा लगता था और यहाँ वापस आकर उसने दिल में सुकून महसूस किया। फ्रांस में उसने जो कुछ भी तकलीफ सही, वह उसके दिल में सारी भुला दी गई। जैसे ही वह विला पहुंचे, गेट के अंदर जाते ही अंदर का नजारा देखकर अनाया और हर्षवर्धन की आंखें बड़ी हो गई। वह दोनों आसपास के एरिया में देखने लगे। हालांकि बाहर गार्डन और बाकी सारी चीज नहीं बदली थी, लेकिन विला के अंदर बहुत सारी चीज बदल चुकी थी। जैसे कि जहां पर यह विला पहले पैसे और नोबिलिटी दिखाता था, अब वहां पर काफी सारी बच्चों जैसे चीज थी और कई सारी अनाया की सेफ्टी की वजह से चीज बदल दी गई थी। जैसे कि गार्डन में कांटे वाले पौधे हटा दिए गए थे, यहाँ तक कि कुछ माइनर जहरीले पौधे थे, उन्हें भी गार्डन से हटवा दिया गया था। सेफ्टी की वजह से चारों ओर और एक लेयर छोड़ दी गई थी। यहाँ तक कि कई सारी ऐसे पौधे भी लगाए गए थे जिसकी खुशबू इंसान के दिमाग में दिल को शांत रखती है, ताकि प्रेगनेंसी में ज्यादा चिड़चिड़ापन ना हो। ये सब कुछ बदलाव देखकर अनाया को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वह हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, हब्बी, क्या तुमने ये चीज करवाई है? ये बहुत प्यारी है। तो हर्षवर्धन उसे देखते हुए बोला, नहीं बीवी, मैंने कुछ बदलाव नहीं करवाया। मैं सोच रहा था कि बदलाव वापस आने के बाद करवाऊंगा, वह भी तुम्हारी पसंद का। ये सुन चारों ओर देखते हुए अनाया बोली, कोई बात नहीं, फिर भी यह सारी चीज प्यारी है, लेकिन ये सारी तैयारियां की किसने? यही सोचते हुए वह लोगों अंदर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने विला के अंदर कदम रखा, अंदर का नजारा तो और भी प्यारा और कोजी था। हालांकि अंदर गुब्बारे और बलून जैसी चीज नहीं थी, लेकिन अंदर काफी सारी क्यूट चीज रखी गई थी। यहाँ तक कि अंदर का एस्थेटिक इंटीरियर भी चेंज किया गया था, क्योंकि वह इंटीरियर डेकोरेशन की वजह से काफी नुकीली और धारदार था। उसे बदलकर सारे राउंड कॉर्नर वाली चीज रखवा दी गई, जिसमें ज्यादा ठोस चीज ना हो। यहाँ तक कि सोफे भी बदलवा दिए। वो सोफे कम ज्यादा बेड नजर आ रहे थे, वह भी काफी गद्देदार जैसे।
इसमें बैठने वाला इंसान तुरंत नींद का इंतजार कर सके। वहीं आसपास काफी सारी खाने पीने के स्नैक्स की ट्रॉली भी रखी हुई थी, वह भी सारी ऐसी चीज जो प्रेग्नेंट वुमेन को पसंद आए। आसपास भी काफी बच्चों जैसी चीजें रखी हुई थी। ऊपर से वहां पर हर्षवर्धन और अनाया की बचपन की एक तस्वीर भी लगी हुई थी। तभी उन सबके कानों में एक साथ आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस बच्चों। इस आवाज को सुनकर हर्षवर्धन और बाकी के लोगों की नजर भी उस ओर चली गई। तो वहां पर हर्षवर्धन के डैड और मॉम खड़े थे। उन्होंने काफी प्यारे पजामे पहने हुए थे, जिसे वो खुद बच्चे बने हुए हो। उनके पजामों में अलग अलग कार्टून के कान थे और हाथों में कई सारी प्यारी प्यारी बच्चों की चीज पकड़ी हुई थी। ऐसे तो कहने को वह बहुत प्यारी नजर आ रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन के डैड के चेहरे के भाव अगर कोई देख ले तो समझ आ जाता कि वह काफी ऑकवर्ड है। उन्होंने ऐसी चीज कभी नहीं की थी। वह अपनी बीवी के हाथों मजबूर थे। आखिरकार थे तो वह हर्षवर्धन के ही पिता। जैसे हर्षवर्धन अपने बीवी पर जान छिड़कता था, वैसे ही हर्षवर्धन के पिता राजवीर रावत अपनी बीवी सीमा रावत पर जान छिड़कते थे। वह किसी की भी बात को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन अपनी बीवी की बात को नहीं, फिर चाहे वो कोई बचकानी डिमांड हो क्यों ना हो। और आज वह उनकी बीवी की ही फरमाइश थी। वहीं अनाया तो उन्हें देखकर ही चौंक गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, मॉम डैड आप यहाँ पर, और आपको इस बारे में कैसे पता चला? तो सीमा रावत आगे आई और प्यार से अनाया के गले लगाते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोली, वैसे तो इस बात के लिए मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए, और इस लड़की से भी, जिसने इतनी बड़ी बात अपनी ही मॉम से छुपा ली। लेकिन अपने आने वाले परपोते के लिए मैं तुम दोनों को माफ कर सकती हूँ। और रही बात हमें बताने की, तो तुमने तो हमें पराया कर दिया था। वह तो रेशमा बिटिया का फोन आया था और यह सारी तैयारी करवाने को कहा था, इसलिए हमें पता चला। वही यह सुनकर अनाया अपनी आंखें छोटी करते हुए रेशमा को घूरती है। रेशमा भी इतराते हुए बोली, घूरना बंद करो, हम बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, और वैसे भी यह मेरे अकेले की गलती नहीं है। अगर गुस्सा होना ही है तो अपने भाइयों पर हो, मुझ पर नहीं। और यहाँ तो तुम्हारी चलने भी नहीं वाली। भूलो मत, आंटी अभी यहीं पर है, वह मुझे सपोर्ट करेगी, तुम मुझे डांट नहीं सकती। बॉस होगी तुम ऑफिस में, यहाँ मेरी दोस्त हो। ये सुनकर अनाया नामे सिर हिला देती है, क्योंकि वह रेशम के बिहेवियर को जानती थी। भले ही वह हमेशा सीरियस रहती थी, लेकिन जब वह मस्ती मजाक करने पर आती थी तो सबको पीछे छोड़ देती थी। तभी राजवीर रावत भी आगे आए और अनाया को गले लगाते हुए उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, शुक्रिया बेटा, इतना प्यारा तोहफा देने के लिए, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश है। वहीं उनकी बात सुनकर अनाया भी मुस्कुराते हुए बोली, तारांकन आपको भी शुक्रिया, बहुत प्यारा सरप्राइज है, काफी प्यारी चीज रखी है आपने। वही सुनकर राजवीर रावत बस हाँ में सिर हिला देते हैं। वही हर्षवर्धन को अपने मॉम डैड को देख चीड़ हो रही थी। वह भी बाप बना था, कोई उसे तो बधाई दो। हर कोई बातें कर रहा था, पता नहीं क्यों उसे अंदर ही अंदर चूल मच रही थी। जब से उसे पता चला था कि वह पिता बनने वाला है, उसके अंदर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। अगर उसका बस चलता, ये 9 महीने वह चुटकी बजाकर बीता देता है और अपने हाथ में अपने बच्चों को ले लेता, लेकिन हर बार सबसे ज्यादा उसकी बीवी को ही बधाई दी जाती थी, इसीलिए वह ज्यादा कुछ नहीं बोलता। तभी सीमा रावत अपने बेटे के पास गई और उसको देखते हुए प्यार से बोले, आखिरकार मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब वह खुद पिता बनने वाला है। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कुछ साल पहले ये सपना भी नहीं देखा था कि वह इतना खूबसूरत दिन देख पाएगी, अपने बेटे से मिल पाएगी और उनके साथ अच्छी जिंदगी जी पाएगी। अब तो वह अपने परपोते को भी अपनी आंखों के सामने ही बड़ा होता हुआ देख पाएगी। ये पल उनके लिए बहुत खास था। हर्षवर्धन ने भी अपनी मॉम की नज़रों में वो इमोशनल भाव देख लिया था। वह तुरंत अपनी मॉम को गले लगा लेता है। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसका चेहरा अभी भी भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। ऐसे ही वो लोग दूसरे को चिढ़ाया करते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद, अनाया को कई सारी हिदायत देने के बाद, हर्षवर्धन के डैड और उसकी मॉम पास ही के विला में चले गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही वह विला खरीद लिया था। वह दोनों पास पास में ही रहते थे। रही बात बाकी के जिंदल परिवार की, तो वह वापस लौट गया। बस ज्ञान जिंदल ने जबरदस्ती अनाया के घर में रुके और उसने एक गेस्ट रूम में डेरा डाल लिया। दूसरी बार अनाया और हर्षवर्धन जैसे ही अपने कमरे में पहुंचे, वहां का नजारा तो और खूबसूरत था।
क्योंकि कमरे में हर्षवर्धन और अनाया की बहुत प्यारी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें वह दोनों बहुत नजदीक खड़े थे और बहुत प्यार कपड़े पहने हुए थे। कमरे का इंटीरियर भी बदल दिया गया था, जो पहले एक क्लासिक टच देता था, अब वह काफी प्यारी चीजों से भर चुका था। यहाँ तक कि बेड भी बदल गया था। पहले जो बेड बहुत ज्यादा ऊंचा था, उसे अब नीचे कर दिया गया था। यहाँ तक कि उस पर गद्दा भी बहुत सॉफ्ट बिछा कर दिया गया था और बैग की साइज थोड़ी सी बढ़ा दी गई थी ताकि अनाया को कोई तकलीफ ना हो। और बैग के पास एक बड़ी सी सेल्फ लगा दी गई, जिसमें अनाया की जरूरत की चीज थी, जैसे उसकी कुछ फाइल्स और कुछ जरूरी चीज लगा दी गई। वॉशरूम में भी काफी बदलाव किए गए। ये सब कुछ देखकर अनाया मुस्कुराते हुए बोली, लगता है मॉम डैड ने काफी एफर्ट लगाए हैं। हर्षवर्धन भी उसे प्यार से अपनी बाहों में करते हुए बोला, सच में उन्होंने काफी मेहनत की है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हर्षवर्धन भी प्रेगनेंसी के रिलेटेड किताबें पढ़ रहा था, जैसे प्रेगनेंसी के वक्त औरतों का कैसे ध्यान रखा जाता है, अच्छा फादर कैसे बन जाता है, अच्छा हस्बैंड कैसे बना जाता है, प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या परेशानी हो सकती है। इसी सब्जेक्ट के रिलेटेड उसने कई सारी किताबें पढ़ डाली, जिस वजह से उसे पता था कि कमरे में जो भी बदलाव हुए थे वह अनाया के अनुकूल थे। अगर यह उसके मॉम डैड ने नहीं किया होता तो आकर वह खुद करवा देता। उन दोनों ने एक दूसरे को गौर से देखा। हर्षवर्धन अपने घुटनों पर बैठा और अनाया के पेट पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला, यह अब थोड़ा सा बाहर आ गया है। ये सुनकर अनाया भी गौर से अपने स्टमक को देखते हुए बोली, लगता है यह जरूरत से ज्यादा बाहर आ गया है। 3 महीने में इतना ज्यादा बाहर नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, यह इतना भी बाहर नहीं है। तो अनाया बोली, तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैं हमेशा ही बहुत ज्यादा ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ गलत है। ये सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, बीवी सब बताओ, बात क्या है और गलत क्या है। तो अनाया बोली, ये बात तो मुझे चेक करने के बाद ही पता चलेगी। वैसे भी अभी कोई चिंता की बात नहीं है, तो मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहती। कल मैं खुद अपना चेकअप कर लूंगी। हर्षवर्धन से अपनी बाहों में लेकर सो गया। यह उन दोनों की कई दिनों के बाद सुकून भरी रात थी। अपने आशियाने में सभी चिंताओं से दूर वह दोनों खुश थे। क्या हर्षवर्धन और अनाया कर पाएंगे अपने बच्चे की सुरक्षा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।